नमस्कार दोस्तों। स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर रिवर्स टॉक पर मैं मनोरमा। आज फिर हम सब एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा करेंगे। समसामयिक, अभी मोदी बिहार के 2 दिन के दौरे पर है, तो यही सबसे समसामयिक है, तो आज इसी पर हमारी बातचीत होगी। और आज बिहार आने से पहले प्रधानमंत्री बंगाल भी गए। बंगाल के अलीपुरद्वार में, हालांकि जाना तो उनको सिक्किम भी था, लेकिन सिक्किम में मौसम की गड़बड़ी के कारण उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां की जनता को संबोधित किया। और बिहार का ये दौरा जो है, काफी दिनों से बातचीत की जा रही थी। पहलगाम की घटना के बाद भी वो बिहार ही आए थे सबसे पहले। अपने विदेश का दौरा जो है वो कैंसिल करके बीच में, मतलब उसको छोड़ करके आए थे वो देश में, और फिर बिहार आए। और बिहार से उस दिन भी उन्होंने कुछ उसी टोन में बात की थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने लातूर में बात की थी 2019 चुनाव के समय में, जब उन्होंने पहली बार वोट करने वाले युवाओं से पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था। लेकिन अब जो आज बिहार के दौरे पर वो आए हैं, कल भी वो बिहार में ही रहेंगे। और एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा के ऑफिस तक जो 6 किलोमीटर की प्रधानमंत्री की सिंदूर यात्रा रही, वो कुछ इसी तर्ज पे रही। अभी हाल ही में बीजेपी ने पूरे देश में 10 दिन की तिरंगा यात्रा जो है वो संपन्न हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो एक एक उसी का भव्य विस्तार इसको देने की कोशिश की गई, लेकिन पटना की खबरें और पटना के तमाम जो पत्रकार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनके वॉल से गुजरने पर यही पता चल रहा है कि मोदी का रोड शो फीका रहा। जनता में जुनून जोश गायब था, और इतना ज्यादा जोश की कमी दिखी कि मोदी एक बार भी अपनी कार से बाहर नहीं निकले, जैसा कि अमूमन वो ऐसे रोड शो में निकलते हैं। तो सवाल ये है कि चुनाव तक बिहार की जनता को सिंदूर का रंग याद रहेगा, या मोदी को अब लगातार अपनी रगों में सिंदूर को गर्म रखना पड़ेगा। तो ये तो है। और इसके साथ साथ अब आज उन्होंने 50,000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ की सौगात बिहार को देने की बात की, जिसमें जो हवाई अड्डा है बिहार का, उसमें एक नए टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया जो 1200 करोड़ की लागत का है। कल वो बिहटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी भी लागत 542 करोड़ तक की है। और इसके अलावा और भी कई सारी, मतलब कुल मिलाकर ये 50 करोड़ की सौगात है। तो ये भी है कि अब कल वो बिहटा में बोलेंगे, और देखते हैं कि बिहार में उनके लिए क्या माहौल बनता है। कल की बात कल हम लोग करेंगे ही। और इससे पहले ये जरूर, इसका जिक्र जरूरी है कि जो अलीपुर द्वार में उन्होंने संबोधन दिया या भाषण दिया, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी सरकार की जितनी वाहवाही उन्हें करनी थी वो की उन्होंने। और लेकिन साथ में ममता बनर्जी पर खूब निशाना साधा, पश्चिम बंगाल पर, मुर्शिदाबाद का भी जिक्र किया, बंगाल के करप्शन का जिक्र किया, कट का जिक्र किया, केंद्र की योजनाएं ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में उसको लागू नहीं होने देती है, इसकी शिकायत की। और ये कहा कि टीएमसी की सरकार पर जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने नहीं देती है। तो अब जनता के पास एक ही आसरा है कि बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार, यानी ममता बनर्जी की निर्मम सरकार। ममता बनर्जी ने तुरंत उसका माकूल जवाब भी दे दिया। उन्होंने चुनाव के मैदान में मोदी को तुरंत आने की चुनौती दी और कहा कि आइए और हमसे चुनाव में मुकाबला करिए। और मोदी तब ये आलोचना कर रहे हैं जब पूरा विपक्ष, टीएमसी भी, जो पहले टीएमसी का स्टैंड था कि वो नहीं जाएंगे, इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी गए हैं उस डेलीगेशन में जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरे दुनिया में भेजा है। तो आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद के खिलाफ केंद्र का समर्थन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी की नीति है बांटो और राज करो। और ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा है कि राजनीतिक मंशा से ही उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। तो अब जो ये सबसे अहम सवाल है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी बिहार में ममता की ही तरह मोदी को जवाब देने को तैयार है, और क्या पूरा विपक्ष इस भावनात्मक और सांस्कृतिक राजनीति का सामना करने के लिए तैयार है। तो आज की चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे कि सिंदूर
मोदी की सिंदूर रणनीति, सिंदूर यात्रा का औचित्य, इसके चुनावी लाभ, इस पर बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि विपक्ष कितना सक्षम है मोदी के इन थिएट्रिक्स का मुकाबला करने में, और जो वास्तविक मुद्दे हैं बिहार के, उसको फोकस में ला सकने में। हम अपने तमाम आज के पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं और आज की चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है। संजय कुमार प्रोफेसर हैं और साथ में राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक हैं। हमारे साथ उपेंद्र कश्यप जी हैं, फोर्थ व्यू उनके उस पर लिखा हुआ आ भी रहा है, उसके फाउंडर, एडिटर और जाने माने पत्रकार हैं बिहार के। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक। हमारे साथ साकिब आज भी जुड़ रहे हैं, और साकिब राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। हमारे साथ मनीष शर्मा जी भी थे, तो वो भी जब स्क्रीन पर आ जाएंगे तो हम उन्हें जोड़ लेंगे। तो आज की टिप्पणी हम सबसे पहले उपेंद्र जी के पास चलेंगे, क्योंकि वो हाँ, हमारे साथ मनीष शर्मा जी भी जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो उपेंद्र जी, आज आपने क्या मतलब फील्ड में जाके जायजा लिया, क्या देखा? जो खबरें वहां से मैंने देखी सुनी, उसमें यही रहा कि बहुत फीका रहा है, कोई जोश जुनून नहीं था। मोदी जी कार से भी एक बार बाहर नहीं निकले, कुछ इस तरह की बातें थी। नमस्कार सबको। पटना में जलवा तो नहीं दिखा मोदी का। अब आपने इंट्रो में बोला था कि बिहटा में क्या बोलेंगे, दरअसल बिहटा नहीं है, विक्रमगंज है। अच्छा, विक्रम। और कल विक्रमगंज में अब जलवा क्या दिखेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन कुछ तैयारियों पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उनका अपना प्रोटोकॉल है, सुरक्षा को लेकर नो डाउट की बेहतर से बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को बंद कर दिया गया है। आज से उस सड़क से जो मार्ग विक्रमगंज पहुंचती है रोहतास सासाराम से, जो औरंगाबाद से सड़कें पहुंचती हैं विक्रमगंज, उन सड़कों पर बालू की यातायात आज से ही पूरी तरह बंद है। ये प्रशासनिक आदेश है और इससे जनता खुश है कि 2 दिन ही सही पीएम के आने से कम बालू वाले ट्रक में जाम में फंसने से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो औरंगाबाद और रोहतास, विक्रमगंज से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूरी पर एक पुल है सोन पर, दाऊदर और नासरीगंज के बीच। उस पुल पर कोई भी वाहन कल नहीं गुजरेगा सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक। इससे स्वाभाविक है कि परेशानियां होंगी। आप मालवाही वाहन तो नहीं जा सकता है, बड़े सवारी वाहन भी नहीं जाएंगे। शिक्षकों को बाज़ाब्ता लगा दिया गया है। 40 से 45 स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है कल के लिए, और शिक्षकों को भी ड्यूटी लगाई गई है। तो इस पर विपक्ष का सवाल पूछना स्वाभाविक है। अब जहां तक सिंदूर की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की, आपने जैसा कहा, ममता जी ने कोई नई बात नहीं कही। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उस दिन भी लोग इसका मकसद समझ रहे थे कि पूरी तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए भावनात्मक शब्द जोड़ा गया ऑपरेशन सिंदूर, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन क्या हम किसी राजनीति करने वाले से यह उम्मीद रखें कि वो राजनीति न करे? ये संभव नहीं है। हम तमाम खतरे उठाते हैं, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, प्रशासनिक क्षति, इसके बावजूद हम खबर करते हैं क्योंकि काम ही हमारा वही है। तो नेताओं से तो ये उम्मीद रखी जाती है। दूसरी चीज, एक विपक्ष की कमी कहां पे है कि जब ऑपरेशन सिंदूर आया और भाजपा कह रही कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, आप इस कार्यक्रम की आलोचना करिए, लेकिन विपक्ष कहां फंसता है कि वो सीधे नरेंद्र मोदी की पत्नी पर पहुंच जाता है कि जब ये अपनी सिंदूर का लाज नहीं रख सके, अपनी वाली को तो भूल गए, दूसरे के घर सिंदूर पहुंचा रहे हैं। सनातन में, हिंदुओं में दूसरे के हाथ से सिंदूर नहीं लिया जाता है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। हमारा इस पर कहना यह है कि बेशक जो भाजपा का कार्यक्रम है घर घर सिंदूर पहुंचाने का, उसकी आप खूब आलोचना करिए, लेकिन इसमें यशोदाबेन कहां से आ गई? क्या नरेंद्र मोदी जिस दिन पत्नी को छोड़े थे वो विधायक थे, पार्षद थे, कोई सार्वजनिक जीवन जी रहे थे? क्या उनको ये पता था? तब तो आप मानिए कि नरेंद्र मोदी वास्तव में बायोलॉजिकल, जो नॉन बायोलॉजिकल की बात आई थी, वो है गॉड गिफ्टेड आदमी है। उसी दिन जान गया था सुहाग रात के दिन कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अगर बीवी को छोड़ दूंगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। आप
पत्नी को कहां से ले आए? अरे भाई, जिस दिन मोदी ने छोड़ा, उनकी क्या वजह रही थी वो जानते हैं और यशोदाबेन जानती हैं। उनको घसीटने की क्या जरूरत है? क्या मोदी उस दिन सार्वजनिक जीवन जी रहे थे? क्या वो प्रधानमंत्री बन जाते छोड़ने से? तो इन चीजों पर जो विपक्ष हमला करता है, उसके मुद्दे की धार वहीं पे भोथरी पड़ जाती है। तब तो आप सभी के कैरेक्टर पर सवाल उठाइए ना। अगर मोदी ने पत्नी को छोड़ दिया, प्रधानमंत्री बनकर नहीं छोड़ा, और इस देश में मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद दूसरी तीसरी चौथी शादियां करते हैं लोग। ठीक है, हम उसके आगे की बात करते हैं। ये जो टिप्पणी आई है ममता बनर्जी की तरफ से, वो ऐसे नहीं आई है। जब उनके एक मंत्री ने या किसी और नेता ने, प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं कही है। ऑपरेशन बंगाल कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बंगाल कहेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी की ये टिप्पणी आई है, जब वो तो जहां भी चुनाव रहता है, जहां भी चुनाव रहता है, उसके पहले ऑपरेशन जोड़ देता है लोग। ऑपरेशन बिहार, ऑपरेशन महाराष्ट्र, ऑपरेशन कर्नाटक, ये सब होते रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मनीष जी के पास अभी सवाल लेकर जा रही हूँ, क्योंकि एक स्तर होता है, स्तर गिराने का। आप हमेशा नहीं, कोई होता है कि आपको हमेशा ये प्रिविलेज मिले कि आप ही एक जो है वार करेंगे। कोई आपसे भी निचले स्तर पर आ सकता है, जैसे स्वीकार्य है। हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता कैसे रिसीव करे। जनता जैसे मोदी को रिसीव कर रही है, ममता बनर्जी को भी उनके राज्य में रिसीव कर रही है। ठीक है, तो मनीष, आप कैसे, जो अभी उपेंद्र कश्यप जी ने कहा, इससे कहां तक आप ये लग रहा है कि अगर विपक्ष ने ऐसा, या विपक्ष का ये कहना, मोदी की पत्नी को बीच में लाना, ये सारा चीज जो निचला स्तर है वो तो उन्हीं का एक सेट किया हुआ है ना। उसके जवाब में हर बार हर कोई राहुल गांधी जैसा नहीं हो सकता ना, सुसंस्कृत जवाब देने वाला। कभी कभी ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। नहीं नहीं, मैं देखिए, एक तो ये है कि निचले स्तर का जवाब निचले स्तर पे जाके नहीं दिया जा सकता। इस पे तो कश्यप जी ठीक कह रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं हो सकती है कि हाँ। उसी स्तर पे जाके उनका जवाब दिया जाए, ये तो बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो असली सवाल है कि एक तरफ वो देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कैंपेन चला रहे हैं मोदी तो जी, ऑपरेशन बंगाल, दूसरी फिर वो तरफ ऑपरेशन, आप अगर आप इसको देखें तो क्या औचित, क्या आपत्ति वाला बयान नहीं है उनका? कोई आदमी कह दे, उनका मंत्री कह दे, कोई जो भी है, कि ऑपरेशन बंगाल करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कर रहे हैं, और आप पश्चिम बंगाल को फिर क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आतंकवादियों इसी का पे आ रहा हूँ। राज्य क्यों है? आप आतंकवादियों का राज्य कह रहे हैं। जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसी समय ममता बनर्जी के पार्टी का भी एक प्रतिनिधि भारत सरकार ने विदेश में भेज रखा है। ये बड़ा सवाल यहाँ है, अगर इसको हम लोग देखें। और यहाँ तक कि कनिमोझी गई हैं पवार की पार्टी से, सुप्रिया, क्या नाम है उनका, सुप्रिया सुले या क्या नाम उनका, वो गई हैं। और वो तो मान लीजिए कांग्रेस के जो तथाकथित प्रतिनिधि हैं वो भी गए हैं। इसी समय जब मोदी जी ने ये कहा है कि बार बार बीजेपी इस सवाल को उठाती रही है कि इस भारत पाक तनाव को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और इस ट्रैप में विपक्ष थोड़ा फंस भी गया, और उसने अपने प्रतिनिधियों को विदेश में भेज भी दिया, एक बात उनके साथ। ठीक उसी समय जब विदेश में सारे प्रतिनिधि दुनिया भर में भारत का पक्ष रख रहे थे, उसी समय बीजेपी अपने अंदर जो है अपनी पॉलिटिक्स को वो ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी समय वो बंगाल, ऑपरेशन बंगाल की बात कर रही है। इसी समय बंगाल में मुर्शिदाबाद की बात की जा रही है। जैसे कि आज रैली में वो गए थे, कल रैली में गए थे, तो उस समय उनको जो है, जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो खुद कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स इस समय नहीं होनी चाहिए। और आज एक ममता बनर्जी का भी एक उनका एक प्रतिनिधि विदेश में उनके साथ वहां गए हुए हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं। उस समय बीजेपी, उस समय मोदी जी बेहद घटिया राजनीति कर रहे हैं बंगाल में जाकर के, जहां वो बंगाल को ऑपरेशन बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में अपराध की बात कर रहे हैं, बंगाल में तनाव, सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहे हैं, बंगाल को ममता जी से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। ये बेहद घटिया पॉलिटिक्स है, और इसको समझना है विपक्ष को। विपक्ष को इसलिए समझना है कि उस जब ऑपरेशन सिंदूर, जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद
बीजेपी सरकार के बारे में आम जो धारणा देश के अंदर बनी वो बेहद नकारात्मक थी। उस समय लग रहा था कि चीट किया है मोदी जी ने देश के साथ, और ट्रम्प साहब ने डील किया है, ट्रम्प साहब सारा चीज कर रहे हैं, मोदी जी चीट कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने लोगों को भी कैंपेन चलाया कि हम वहां मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारा कुछ किया। उसी समय आप देखिएगा कि उस घरेलू जो चुनाव था, देश के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना, उस माहौल को खत्म करने के लिए उन्होंने एक सिर्फ पार्टी डेमोनेशन भेजने का प्रस्ताव रखा, और उस ट्रैप में विपक्ष फंस गई। वहां से एक संकट है। वो जो संकट यहाँ है कि वो जो जब सारा सवाल बीजेपी की तरफ होना था, उस समय विपक्ष को पूरी ताकत से ये सवाल करना था कि वो चरमपंथी जो अटैक करने आए थे वो कहाँ गए, वो खुफिया फेल्योर कैसे है, वो सुरक्षा तंत्र वहां क्यों नहीं था जब वहां पर्यटक गए हुए थे, ये दुनिया भर में हम जो है अलगाव में क्यों पड़े, कूटनीतिक रूप से इतना अलगाव में क्यों पड़े, कश्मीर का इतना अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों हो गया, वो हम जो है पाक 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 केंद्रित जो चरमपंथ है वो मुद्दा क्यों नहीं बनी दुनिया में। ट्रम्प साहब कैसे ये बात कह रहे हैं कि हमने ये कराया, मोदी जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल तो विपक्ष को ये उस समय करना था ना। और मोदी जी ने एक चाल फेंका कि अभी हम दुनिया भर में कूटनीतिक जो है उसको उसके लिए हम सर्वदलीय वो टीम भेजना चाहते हैं। तो सर्वदलीय टीम भेजना चाहते हैं तो उससे पहले 75 देशों का दौरा करके आ चुके थे। मोदी जी 75 देशों का दौरा करके आ चुके थे। उसके बाद भी इतना कूटनीतिक रूप से अलगाव क्यों था? तो वो अलगाव इसलिए था कि सवाल तो ये करना था कि आपकी जो छवि बन गई है वो अमेरिकी इजरायली दूरी का, आप एक आप उस पाले का आपका देश एक एजेंट बन के रह गया है। तो क्या उस दूरी को बदले बगैर, आपकी जो स्वतंत्र पहचान है उसको बरकरार किए बगैर, किसी भी संसदीय टीम को दुनिया में भेज करके क्या आप उस कूटनीतिक असफलता को कम कर सकते हैं, क्या इसको बदल सकते हैं? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि विपक्ष का एक बड़ा फेल्योर इसमें है, तो उस ट्रैक में आ गए। ट्रैक यहाँ तक ठीक था, हम समझ पा रहे हैं कि जब युद्ध हो रहा था उस समय वो कह रहे थे कि हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, वो बात समझ में आ रही है। लेकिन उसके बाद सीज फायर हुआ, और सीज फायर हुआ तो ट्रंप ने कहा कि सीज फायर ट्रंप के माध्यम से हुआ है। तो पूरे देश में इसको लेकर के बहुत मायूसी थी, बहुत इसको लेकर के तनाव था। उस समय विपक्ष को उस सर्वदलीय टीम में शामिल होने का नकार देना चाहिए था। वो नकारने के बजाय उस ट्रैप में लोग फंस गए, और इसका फायदा बीजेपी अभी उठा रही है। और इसलिए ममता जी चाहे जो बोले वहां पे, ममता जी बंगाल में विरोध करें, कांग्रेस चाहे थरूर का विरोध करें, थरूर का विरोध इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने भी सहमति दे दी थी, अपनी टीम अपनी तरफ से उन्होंने 2-3 लोगों का नाम दे दिया था, और सारे लगभग दलों में दक्षिण भारत की से टीम ने दे दिया, स्थानीय तक ने टीम दे दिया। हम तो चकित है इस पूरे मामले पे, ट्रैक में कैसे फंसे। शरद पवार ने तो दिया ही दिया। मेरे सवाल इस पर है कि ये जो दूसरे तीसरे चरण का जो सवाल था, जब बीजेपी फंस गई थी, दुनिया में भी फंस गई थी और देश की जनता में भी फंस गई थी, उस समय चौतरफा दुनिया से और देश से सवाल हो रहे थे मोदी जी से। उस समय विपक्ष ने अपने लोगों को उनके साथ विदेश दौरों पे भेज करके, मुझको लगता है कि यहाँ पे बड़ा लैग हुआ है, बड़ी गलती हुई है। इसको शायद इसका भुगतान विपक्ष को करना पड़ेगा, और वही मोदी जी उसी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम साकेब के पास आते हैं। साकेब, अभी जिस तरह से इस दौरे का जो रिस्पांस आज दिखा, कल भी देखते हैं कल किस स्तर पर उनका जो है बिहार की जनता रिसीव करती है मोदी के इसको। खास तौर पर युद्ध के एक विजयी और एक जैसे होता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो एक स्ट्राइक था बस, लेकिन इस तरह से उसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका बहुत ठंडा रिस्पांस रहा आज। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष ने चूक कर दी? जितना आक्रामक उसको होना चाहिए था वो नहीं रहा। अगर आक्रामक होता तो ज्यादा मतलब सही उनकी वो रणनीति होती, और अब भी वो नहीं चूके हैं, क्योंकि देख लिया है आज आज और कल के बाद जो उनको पता लग जाएगा कि इस मुद्दे पर सवाल वो सारे महत्वपूर्ण है जो जिसकी बात मनीष जी कर रहे हैं, अभी अभी कहा जिन्होंने, जिन सवालों को। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं मनीष जी की बात से यहाँ पे थोड़ी सी असहमति रखता हूँ। विपक्ष ने जो किया है उसके बाद विपक्ष को इस मुद्दे पर पूरा एज है, बशर्ते विपक्ष इसको सेंट्रिक
करके चले, मुद्दा सेंट्रिक करके चले, और जो सवाल हैं उसके, उस सवाल पर मोदी जी की घेराबंदी करना शुरू करें। ममता बनर्जी को लेकर के देखिए, ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं। हाँ, उपेंद्र भाई कह रहे हैं कि उनकी दीदी और पत्नी दीदी को उन्हीं नहीं को लाना। बोला, मोमिना नहीं बेगम नहीं उनका नहीं नाम नहीं, लिया, दीदी और दीदी वो उन्हीं को बोला। नहीं, हाँ, मैं उपेंद्र भाई की बात कर, देखिए उपेंद्र भाई, जब आप किसी भी चीज का की मार्केटिंग जब आप सार्वजनिक जीवन में करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज आपकी अपनी नहीं रह जाती है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ को नोटबंदी में एटीएम की लाइन में लगा दिया था। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी की माता का या नरेंद्र मोदी जी का जब भी जन्मदिन आता है, वो 4 कैमरामैन लेकर के माता जी के पैर छूने जाते हैं। तो फिर जब आप परिवार के लोगों को राजनीति में शामिल करेंगे, तो फिर आप जो है इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आपके परिवार को राजनीति में नहीं घसीटा और जाए। साकेब एक चीज और जोड़ देते हैं, और उनकी माता की मृत्यु का भी राजनीतिकरण हुआ, ये भी आप बिल्कुल सबको पता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये अलबत्ता इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इसमें एक महिला को नहीं घसीटा जाना चाहिए, जसोदाबेन को नहीं घसीटा जाना चाहिए। मोदी के कुकर्म, मोदी के पाप उनको खुद भुगतने हैं। वो एक निर्दोष, मेरी उनके साथ सहानुभूति है। वो, उस महिला ने पूरी जिंदगी विवाहित होते हुए अविवाहित गुजारी है। सवाल यहां उठता है कि जब आप शादीशुदा थे तो आप गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ते टाइम हलफनामे में अविवाहित क्यों लिखते थे? सवाल यहां उठता है कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ने आए तब आपने विवाहित क्यों लिखा? ये धोखा आपने सार्वजनिक जीवन में किया, मतलब आपने अपने राजनीतिक जीवन में किया है, और जो सार्वजनिक है तो इस पर भी सवाल उठेगा। दूसरी बात आते हैं, ममता बनर्जी ने जो कहा है सिंदूर को लेकर के, जिस तरह से ओछी राजनीति, मैं इसको एकदम अस्तरहीन और ओछी राजनीति बोलता हूं, जो भाजपा के लोगों ने अब शुरू करने की कोशिश की है कि वो सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर का क्या महत्व है और भारत की सिंदूर संस्कृति कोई में? और, अगर सांस्कृतिक रूप से भी देखें तो सिंदूर मैं कोई वही और बात कर रहा हूँ नहीं मनोरमा बांटेगा। जी, मनोरमा जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ, और सिंदूर का वो महत्व है इस देश के अंदर में, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि मुसलमान महिलाएं भी, खास करके जो न्यूली मैरिड होती हैं, नवविवाहिता जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी शौक से सिंदूर लगाती हैं। बिल्कुल, हमने हमारी देखा बड़ी हमारे बहन, आसपास, हमने अपने हमारी आसपास की पड़ोस में देखा है। हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी 93 में, मुझे याद है वो सिंदूर लगाती थी बिल्कुल, बड़े हमने भी शौक से देखा है। अपने शौहर के साथ। हमने भी देखा तो है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव होता है किसी भी महिला का सिंदूर के साथ, और वो सिंदूर सिर्फ और सिर्फ अपने पति के नाम का लगाती है, या उसकी अपेक्षा ये होती है कि वो अपने प्रेमी के नाम का सिंदूर लगाएगी जब वो उसका पति बन जाएगा। कोई लुच्चा लफंगा लंपट जा करके 50 रुपया गमछा डाल करके किसी के घर पे सिंदूर दे करके आएगा? ये सवाल उठेंगे उपेंद्र भाई। बिल्कुल। और आज मैं लालू जी को याद कर रहा हूं। अगर लालू जी स्वस्थ होते, वो बखिया उधेड़ी होती लालू जी ने इनकी, कि इनको ये निर्णय वापस लेना पड़ता। लालू जी में वो कैलिबर था कि वो बखिया उधेड़ देते। बल्कि सांस्कृतिक रूप से ये कहते कि सिंदूर दान का जो समय होता वो विधि के तौर पर भी वो बिल्कुल विधि, कोई और मर्द और नहीं होता, दूसरा कोई दूसरा मर्द बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल लड़की के बिल्कुल सिवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितना एक बड़ा पवित्र, एक बड़ा पाकीज़ा सा रिश्ता होता है सिंदूर को लेकर के। ऐसा एक पाकीज़ा सा जुड़ाव होता है महिला का अपने पति के साथ में। आप उसका राजनीतिकरण करके, इतनी ओछी ओछी राजनीतिकरण करके आप उस पर वोट बटोरना चाह रहे हैं। अरे इससे आप कर दीजिए ना कि सिंदूर की फैक्ट्रियां लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा। और साथ में मनोरमा जी, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। पटना में कोई बाबा जी पधारे हुए हैं, वहां यज्ञ चल रहा है, 4 दिवसीय 5 दिवसीय यज्ञ है, पता नहीं क्यों क्या है, और उसमें सिंदूर की आहुति दी जा रही है, और भाजपा के तमाम नेता उसमें पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बिहार के 9 प्रमंडलों में ये यज्ञ जो है आयोजित किया जाएगा, और उसमें सिंदूर की आहुति दी जाएगी, और वहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। तो धर्म के नाम पर भी सिंदूर की मार्केटिंग हो रही है, और राष्ट्रवाद के नाम पर भी सिंदूर की मार्केटिंग हो रही है। बिहार चुनाव तक ये तमाम तमाशे चलेंगे मोदी जी के। और उससे इतर मैं फिर कहता हूं, उपेंद्र भाई, मैं फिर कहता हूं, उनकी पत्नी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से यहाँ पर, लेकिन आप जब मार्केटिंग खुद करेंगे तो दूसरा क्यों कोई पीछे रहेगा? और मैं ये भी कहूंगा कि ये ममता जी ने जो आज कहा है, वो एक महिला है, उनको सूट कर सकता है। ये बात तेजस्वी यादव ना कहें, ये बात राहुल गांधी ना कहें, ये बात अखिलेश यादव ना कहें। ये कहेंगे तो नुकसान होगा।
ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मत है। ममता दीदी कह सकती हैं, वो महिला है, महिलाओं से उनका जुड़ाव है, वो उनको सेंटिमेंटल आदमी मान के चलिए काम ये कर सकता है कि चलिए एक महिला का मैं है भी ना, महिला हूँ साकिब, मैं भी महिला हूँ और मैं ऑब्वियसली समझती हूँ कि ममता बनर्जी को तो डायरेक्ट वो अपशब्द सुनने वालों में से है, तो एक बिल्कुल अलग बिल्कुल तरह बिल्कुल की बिल्कुल। और रिटेलिएशन क्या के अंदर हो सकता है। और क्या बंगाल की जनता ने उनका हश्र किया उसके बाद, उनको याद आता होगा जब भी वो उसको रिपीट करते होंगे, दीदी ओ दीदी, क्या हश्र किया बंगाल की जनता ने। तो अब बिहार चुनाव में ये तमाशा चलेगा। और मनीष भाई जैसा अभी कह रहे थे, मनीष भाई ने देखिए, मनीष भाई देश के ऊपर हमला था, एकता अखंडता की बात थी, संप्रभुता की बात थी, हम तमाम देशवासी सरकार के साथ खड़े थे। एक अच्छे आदर्श नागरिक के तौर पर हमको खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन छिछोरपन अब मोदी जी ने शुरू कर दी है कि एक तरफ तो वो सर्वदलीय समिति भेज करके दुनिया में जो है भारत का पक्ष रखवा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां वो उस पर राजनीति करते हुए विपक्ष को गाली दे रहे हैं। जैसे आज ममता बनर्जी को दे रहे थे, मुर्शिदाबाद की हिंसा का जिक्र किया। मुर्शिदाबाद का नाम लेकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? पोलराइजेशन के अलावा क्या एजेंडा है आपका? सांप्रदायिक दंगों के नाम पर पोलराइजेशन, राजस्थान में जाएंगे। और परसों मध्य प्रदेश में भोपाल में 1 लाख महिलाओं को जमा किया गया है सिंदूर, उसमें नारी अभिनंदन सम्मान समारोह में, वो ही सिंदूर की मार्केटिंग की जाएगी। तो आप जब इतने ओछे स्तर पर आकर के एक सांस्कृतिक बहुत पाकीज़ा परंपरा की राजनीति का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप पर सवाल उठना लाजमी है, आपकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। एक बड़े अच्छे, मतलब मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा सुखद खबर यह है कि पटना में जो ये रोड शो रहा है, ये गोदी मीडिया इसका जितना महिमा मंडन कर ले, यूट्यूबर्स जो हैं इनके पेड यूट्यूबर्स इसका जितना महिमा मंडन कर ले, लेकिन ये बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। जितनी अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी को कि एकदम सड़क के दोनों ओर चलने की जगह नहीं होगी, और यही कारण रहा कि देखिए मोदी जी जहां ओपन जीप में रोड शो करते और वो तमाम चीजें, वो बंद अपनी रेंज रोवर में बैठे रहे, मुंह पे लाइट लगा करके, और वो आराम से 72 मिनट में 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पटना वो एयरपोर्ट से वहां तक पहुंच गए हैं। और ठीक है, चलिए 2-3 और बातें जी, जो 2-3 और बातें हुई है उस पर कल जब हम लोग बात करेंगे तो मैं उस पर जिक्र करूंगा जी। ठीक है, हमें विनय ठाकुर ने ज्वाइन कर लिया है, तो विनय आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और छोटी छोटी टिप्पणी रखेंगे ताकि हमारे सभी जो 6 पैनल में लोग हैं उनकी सबकी बातें सुन सके। डॉक्टर संजय के पास आते हैं। संजय जी, जिस तरह से अभी देखिए, अभी तो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने अभी मैंने देखा खबर में कि उन्होंने बहुत संयम शब्द का एक इस्तेमाल किया और साथ में ये भी लड़ाकू विमान कहाँ है ये सवाल पूछा है, जो खुद आप सब, उससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी जो, और सोचिए कितना डर करके, डर नहीं, एक अनुशासन, क्योंकि हमारे देश की सेना बहुत संयमित और अनुशासित रही है, आए बाएं कुछ बोलने वाली सेना हमारी नहीं रही है, खास करके जब वो अपने नौकरी के पीरियड में है तब भी। कल हमने उनका भी वीडियो देखा, दुलत साहब का वीडियो देखा, जिसमें वो कैसे माइक वाइक फेंक करके धक्या करके निकाल रहे सवाल से, उसके सवाल से कितना ऑफेंड हुए वो, जो एक पूछने गया था, वो वीडियो भी कल से चल रहा है। ये तमाम चीजें, उसके बाद जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तो औचित्य ही क्या है कि आप जाकर के पूरी दुनिया को एक्सप्लेनेशन दें कि आपने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, और इस तरह से, और कश्मीर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण, ये तमाम उसके बाद आपको लग रहा है कि, और जब सांस्कृतिक तौर पर भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, बिहार में दिख रहा है कि लोगों ने नहीं लिया है, तो अब क्या लग रहा है आपको मोदी के जो है झोले में, और अब क्या है बिहार को साधने के लिए इतना नाटक, ये सारा नाटक, अब तो हम लोग पहले इसके का अनुमान लगाए थे, लेकिन अब तो सीधा सीधा दिख रहा है, बल्कि विपक्ष को भी क्या डरना चाहिए कहने में कि तमाम नाटक बिहार के लिए है। नमस्कार मनोरमा जी, अपने सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और अपने दर्शकों को भी। देखिए, इस आज का जो ये आपने विषय रखा, इसका 2 पक्ष बिल्कुल साफ साफ है। पहला पक्ष तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने राष्ट्रवाद और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को सामने रखना भाजपा के द्वारा और मोदी जी के द्वारा, और दूसरा इसका एक राजनीतिक पक्ष। पहले हम राजनीतिक पक्ष की तरफ आते हैं, क्योंकि आपने बिहार की बात की है। बंगाल, बिहार और पंजाब, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं उत्तर भारत के जहां भाजपा ने आज तक कभी
इंडिपेंडेंटली अपनी उनकी सत्ता नहीं स्थापित हुई है, कभी वो नहीं रहे सत्ता में। और किसी भी प्रकार से भाजपा चाहती है कि बिहार जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, और नीतीश कुमार जी भी इनके साथ हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद यह सबसे अपॉर्चुन टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है जब भाजपा को सत्ता में पहुंचाया जा सकता है, नीतीश कुमार के कंधे पे सवारी की जा सकती है और अकेले दम भाजपा को सत्ता में शायद लाया जा सकता है। नीतीश कुमार का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर रखा जाएगा। पूरी जो मैं समझ पा रहा हूँ पूरी स्ट्रेटेजी की बात है वो यही है। इसीलिए अभी तो का टाइम है, जब शीट शेयरिंग की बात आएगी उस समय क्या बनता है। लेकिन नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उनकी जो मनोदशा है जिस तरीके से आ रही है अभी, जैसे उन्होंने पूरा का एक वो रख दिया था, सर पे ही हाँ रख दिया था, गमला ही रख दिया। अब ये सब चीजें दर्शा रही कि पता नहीं क्या नीतीश कुमार जी किस बात पे ये हामी भर दें, मान जाएं। तो स्थितियां एक तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ये चाह रही है कि बिहार के जरिए, और फिर वो बंगाल को टारगेट करना चाहती है। एक तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। अब रही दूसरी बात कि सिंदूर के बहाने, आज सकीब साहब चले गए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आपको पूरा अधिकार है शीशे पे पत्थर मारने का, और बीजेपी अगर कुछ, विपक्ष अगर कुछ करे तो आप उनसे कहें कि ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर आप हैं, नैतिकता का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आपसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है, आप सबसे बड़े पद पे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल तार तार करके रख दिया था। जो चुनाव आचार संहिता सबसे पहले तो मोदी जी के खिलाफ ही लगनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि खुलेआम वो कह रहे थे कि एक वर्ग ऐसा है जो आपके आधे तिजोरी चुरा लेगा, भैंस चुरा लेगा और ये हो जाएगा। अब इस प्रकार की ये चीजें कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। और पर्सनल अटैक भी उन्होंने जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे किया, आज से नहीं कर रहे, पिछले 12, 14, 15 वर्षों से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बावजूद मैं यही कहूंगा कि राजनीति का ये सबसे गिरता हुआ स्तर है। किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वह व्यक्तिगत संबंधों को या निजी जीवन को राजनीति में लाए और उस पर आक्षेप लगाए। इसलिए इस जगह पर चाहे यशोदा बेन जी हो, चाहे प्रधानमंत्री की माता जी हो, किसी भी प्रकार का ये चीज नहीं होना चाहिए, कोई आक्षेप नहीं लगना चाहिए। लेकिन ठीक उसी प्रकार से इनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि निजी जीवन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो भी रहे हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हो, न सिर्फ मोदी जी, पूरी भाजपा ब्रिगेड के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए राजनीति का स्तर तो बहुत गिर गया है। अब रही बात, प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और जिस प्रकार से शिलान्यास और तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर, देखिए इसका भी दो पक्ष है। जब तक हमारे डिफेंस फोर्सेज के शौर्य गाथा के तौर पर है, तब तक ऑपरेशन सिंदूर को मैं जायज मानता हूं। बहुत अच्छा नामकरण किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इसका राजनीति से कौन सा संबंध है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। अरे भाई, क्यों सिंदूर यात्रा आप निकाल रहे हैं? अगर यात्रा निकालनी थी तो पूरे भाजपा के मंत्रिमंडल को कश्मीर जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री स्वयं नहीं गए हैं। जो पीड़ित है, जो 26-27 लोग मारे गए, उनसे A1 to 1 मिलना चाहिए था। आज तक आप उनसे नहीं मिले। जितने भी आतंकवादी इस कार्य में संलग्न थे, आज तक वो पकड़े नहीं गए, उनको पकड़ लेना चाहिए था। यह काम आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर का जो एक पवित्र, जो पूरी की पूरी जो एक भाव होता है, उसकी आप बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं। यह ज्यादा चिंताजनक बात है। और इसके जरिए आप चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का एक उन्माद भारत में खड़ा हो जाए। ऐसे थोड़े हो जाएगा। अभी जो वायुसेना प्रमुख का जो बयान आया है, साफ साफ इशारा कर रहा है कि हमारी डिफेंस की तैयारी शायद अच्छी नहीं है। जो हम ऑर्डर देते हैं लड़ाकू विमान के लिए, वो तो कहीं है ही नहीं समय पे। यही तो पूछा उन्होंने, कहा है लड़ाकू विमान? जी, सामान उन्हें समय पे डिलीवरी नहीं हो पा रही। यानी साफ साफ वो इशारा कर रहे हैं कि कल को अगर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, जिसकी पूरी संभावना है, या भारत ही करता है, तो आपकी तैयारी तो होनी चाहिए। वो तैयारी तो नजर नहीं आ रही। और उन्होंने विगत वर्षों का भी हवाला दिया कि इसके पहले भी इसी प्रकार से होता रहा, तो भारत में क्यों नहीं चीजें समय से हो पाती है।
तो रीजन देखिए वही है कि सेना को भी राजनीति का एक हथियार बना दिया गया, तो राजनीति प्रमुख हो गई है, हमारा डिफेंस जो है वो उतना प्रमुख नहीं रह गया। केवल शब्दों में कह देने से हम राष्ट्र गौरव और भारत महान है और इस प्रकार की चीजें कर देने से नहीं होता, तो चीजें समझने की जरूरत है, ठोस चीजें होनी चाहिए। एक लाइन जोड़ दूंगा आपकी बात में, एक लाइन जोड़ दूंगा। डिफेंस सेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन करके ये अन्य मुकेश अंबानी की कंपनी को डिफेंस का सामान बनाने का टेंडर दे रहे हैं। ये डिफेंस में भी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। बड़ी वजह उसकी ये भी है जो आज वायुसेना प्रमुख है जी। रफाल की पूरी कहानी तो थी ही, लेकिन देश की जनता जब इन सब चीजों को नहीं ले रही है गंभीरता से तो उसका नतीजा दिखेगा ही। रफाल के बारे में भी तमाम खबरें जिसको लेकर किस कदर से कि सच जो आम जनता उसको नहीं पता है कि रफाल का क्या प्रदर्शन रहा, कैसा प्रदर्शन रहा, क्या वो डिफेंस करने में सक्षम रही या खत्म हो गई, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के भी पूरी लीपअप होती है। हमें सच नहीं पता है। एक चीज मैं और जोड़ दूं इसमें कि सिर्फ डिफेंस ही नहीं, सच तो यह सरकार केवल और केवल बिजनेस की भाषा समझती है, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं समझती। एजुकेशन को भी इन्होंने बिजनेस बना दिया और डिफेंस को भी इन्होंने बिजनेस बना दिया है। आज जो कोर्ट में आया, अमेरिकन कोर्ट में जो ये बात आई थी, उसमें भी आप देख लीजिए ट्रंप महोदय ने लिखित में दिया है कि टैरिफ वॉर, टैरिफ के कारण वो ट्रूस हुआ था, ये जो सीज फायर है वो उसके कारण ये हुआ था। ये ट्रंप महोदय का बयान है। ये अलग बात है कि सुप्रीम वहां के जो जज ने, ट्रेड कोर्ट ने स्पष्ट कहा, 3 सदस्यीय जज ने ये कहा कि नहीं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत नहीं दिया है कि आप किसी भी सीमा तक जाकर ट्रंप टैरिफ को रोक दें या लगा दें, बढ़ा दें, घटा दें, ये पूरा का पूरा कांग्रेस का अधिकार है। लेकिन इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव रहा और सीज फायर रहा, उसको जिस प्रकार से ट्रंप ने रखा, एक प्रकार से ये मिट्टी पलीद हुई है। यानी और अभी जो आपने राफेल की बात की, ब्रह्मोस मिसाइल आप देखिए भारत का है, ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता ज्यादा बेहतर, आपको अपने शक्ति सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है। आज पटना के रोड शो में ब्रह्मोस ही था, सुना मैंने था, राफेल नहीं था। तो ये चीजें हैं जी मनोरमा जी। ठीक है, हम आते हैं और ये अमेरिका में आज एक न्यूज अमेरिका की काफी मतलब वायरल हो रही है, उसमें एलन मस्क का बाहर होना हो रहा है। तो अमेरिका है, यहाँ तो बेल आउट करके अनिल अंबानी को घुसाया गया, रफाल उसको दिया गया, वो उसका ट्रेडर बना जो भी है, और फिर अभी मुकेश अंबानी को जो है वो ट्रेड में घुसाने की बात अभी साकेब जी कर ही रहे। तो आप समझ सकते हैं ये भारत है, यहाँ पर इसी तरह से होता है। वहां राजनीति का दबाव, जनता का दबाव ऐसा था कि ट्रंप को आउट करना पड़ा, जो विशेष एक पद सृजित किया था एलन मस्क के लिए। आपको जो मोदी ने सौगात दिया है इतना सारा बिहार को, उसको लेकर के क्या ये एक दूसरा साथ में वो दो चीजें लेके चल रहे हैं, ये नहीं चला तो ये चलेगा तो क्या? और ये तमाम जो सांस्कृतिक और भावनात्मक उभार कर भी रहे, वो भी मोदी को ये छूट है कि सिंदूर की आहुति भी दिलवा दे, सिंदूर दूसरे से भी बंटवा दे, भले हमारे प्रतीकों में ना सिंदूर की आहुति है ना ही जो है वो क्या कहते हैं कोई दूसरे का सिंदूर इस्तेमाल करता है। ये चीजें हैं, इसके बावजूद मोदी का मन करे तो सब कुछ कर सकते हैं। बनारस में तमाम शिवलिंग मंदिर को तोड़ सकते हैं, उनका चल जाएगा, लेकिन कोई एक पत्थर भी इधर से उधर कर देगा तो वो फिर धर्म विरोध हो जाएगा, हिंदुत्व के खिलाफ हो जाएगा। तो मोदी को ही ये सुविधा है, जनता जो है छूट मोदी को देती है, इसलिए मोदी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये सब चीज करते हैं एक साथ। और साथ में उनकी दूसरी रणनीति ये भी है कि सौगात भी दे रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं कि ये नहीं चला तो ये चलेगा। विनय, धन्यवाद मनोरमा। देखिए मोदी जी की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली बहुत सारी चीजें जो है वो अमेरिकन मॉडल का कॉपी है। एक जो अभी हाल के दिनों में जो राजनीति में जो चीजें दिख रही है वो आप संजय जी ने वो ट्रंप के जो कोर्ट के बयान में का जिक्र किया, वहां पे जो गौर करने जो रिपोर्ट आई उसमें गौर करने की बात ये है कि उन्होंने ये कोर्ट के सामने दरख्वास्त की कि जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट है उसकी वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठाया जाए। और उसके लिए उन्होंने किस तर्क का इस्तेमाल किया? उन्होंने इसका तर्क का इस्तेमाल किया कि अगर इसको आप वैलिडिटी पे सवाल उठाते हैं तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है एक डेंजरस
रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और यूएस के जो है जो इंटरेस्ट है, जो दीर्घकालीन हित है, उस पे इरिवर्सिबल इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये कि जो इस तरह की जो घटनाएं हैं युद्ध की और अंतर्राष्ट्रीय, इनका जो घरेलू राजनीति में इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि वो जो संवैधानिक बंदिशें हैं उससे वो मुक्त हो पाए। और यही प्रवृत्ति जो है हम इधर भी देख रहे हैं कि बहुत कोशिश की जा रही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं जिसमें राष्ट्रवाद का, युद्ध का, इसके से उपजी जो भावनात्मक चीजें हैं, जो दबाव है, उसका इस्तेमाल किस तरह से घरेलू राजनीति में किया जाए। चाहे वो नाम आप देखिए, हाल के दिनों में ये बात सामने आई है कि जो महिला मतदाता है उन मतदाताओं को ज्यादा आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर शायद जो है विचारधारा की जो मजबूती जो है उतनी मजबूत नहीं है जितनी पुरुष मतदाताओं पे। हालांकि संजीव जी इस पर बात करेंगे क्योंकि लगातार वो कहते रहे कि महिला मतदाताओं का कोई अध्ययन नहीं हुआ है, कोई डेटा नहीं है कि महिला मतदाताओं ने बीजेपी को ही वोट किया है या किसी को वोट किया है। ऐसा मैं ये अपनी अनुमान और मैं अपने राय बता रहा हूँ क्योंकि अक्रॉस द स्टेट जो है आप हम देख रहे हैं कि हर जगह ऐसी योजनाएं आई हैं जो महिला केंद्रित है और हर जगह लगभग सफलता मिली, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार में लागू करने की बात हो, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, सब सारा फोकस जो है वो महिला मतदाताओं को मोबिलाइज करने की तरफ। कहीं से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो अच्छा चलिए, हाँ अब बोलिए। एक वो बात है और दूसरी ये बात कि मोदी जी जो बात साकिब ने कही कि मोदी जी का रोड शो जो है वो फ्लॉप हो रहा है, तो फ्लॉप इसलिए हो रहा है कि जो उनकी कार्यशैली जो पिछले जो चीजें जो रही है उसने मोदी जी की विश्वसनीयता पे बहुत एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो उन्होंने खुद ही वो अपनी चुनावी जो जिसको जो घोषणाएं हैं उनको खुद ही एक बार वो अपने जुमलेबाजी घोषित करें कि ये चुनावी ये है। और देखिए युद्ध की स्थिति पहले भी रही है और कौन क्या कहता है, आपको प्रोपेगेंडा की और दिखावे की आवश्यकता कब होती है? जब थोड़ा विश्वसनीयता का संकट होता है। हम पूर्व में देख चुके हैं कि हमारे सामने लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, हमारे सामने इंदिरा गांधी का उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में युद्ध में भारत को विजय दिलाई, लेकिन कभी भी उन्होंने जो है इसके जो प्रतीकों का इस्तेमाल जो है उन्होंने नहीं किया। और हम मोदी जी का देख रहे हैं कि मोदी जी जो है वो कॉम्बैट गियर में दिखते हैं और उसका जो है वो कटआउट उसके लगते हैं। तो ये और उसके अलावा जो वो लगातार उनकी जो भाषा का और उनकी जो इसका स्तर जो गिर रहा है वो चिंता की बात है। देखिए ये जो समय है मोदी जी का जो पुरानी चीजों को उन्होंने झकझोर करके डिसेंटर तो कर दिया, लेकिन नई चीज उन्होंने तैयार नहीं की। वो उसका सबसे बड़ी जो बात जो है हमको कूटनीतिक मामलों में दिख रही है। तो ये जो बिहार के तमाम घोषणाएं की, नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, ये सब तमाम चीजें, ये उनको कुछ जो है ये नहीं चला है, तो ये क्या इसको बिहार की जनता इसके लिए उनको क्रेडिट देगी और इसके लिए वोट से भी नवाजेगी? ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है जो डेवलपमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत असर डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जो है जो डेवलपमेंटल फैक्टर है इसका असर बहुत धीरे धीरे पड़ता है, क्योंकि ज्यादा जो मतदाताओं पर असर पड़ता है वो टेंजिबल बेनिफिट पर्सनल, ठीक है। और ये एक तो जो हवाई यात्रा इसका लाभ उठाने वाले लोग जो हैं उसकी संख्या देखिए और जो बड़ा मतदाता वर्ग देखिए वो देखिए, है ना।
ठीक तो है, जब तक वो सिंक इन करेगा तब तक वो चुनाव निकल जाएगा, घोषणा का जी, असर नहीं होगा, है ना? ठीक है। क्योंकि चलिए हम पहले संजीव की चीजें। जी, संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, अभी बिहार में जो विपक्ष की राजनीति है, खास करके आरजेडी तेजस्वी, जो आमतौर पर इन सब मामलों में आक्रामक होते हैं, अपने पारिवारिक मसले पर कुछ ज्यादा फंसे हुए हैं पिछले एक हफ्ते से। इस इश्यू पे भी हम लोग बात कर ही चुके हैं, तेज प्रताप और उनकी जो निजी जिंदगी के मामले हैं, और इसके साथ साथ नए नए फिर से पिता भी बने हैं वो एक बेटे के, तो ये भी है क्या। मैं एक और चीज छोड़ देना चाहता हूँ मनोरमा। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, जो बीजेपी की कार्यशैली है उसका, उसकी झलक दिख रही है, और वो तमाम पूरे पुराने गड़े मुद्दे और वो रिकॉल वैल्यू वो अपनी स्ट्रेटेजी पे जा रही है और इमोटिव इशू पर ही हो जाएगी। जी, ठीक है। अभी हमने जंगल राज का भी पूरा जो इसमें ये जो डबल इंजन की सरकार में जंगल राज में हमने देखा कैसे गोली चली है, कैसे लहराते हुए जो है बंदूक बाइक पे गया है, ये सारा भी पटना का दृश्य पिछले कुछ दिनों से जो है चर्चा में है। साथ में जो राजनीति जेडीयू अभी इसमें इस यात्रा में जो सिंदूर यात्रा है उसमें खास तौर पर ललन सिंह है, इस तरह के जो नेता है वो सब साथ दे रहे हैं, भाषण भी करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह से, क्या विपक्ष को जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए था, अभी अपनी ही चीजों में उलझी हुई है, और ये मौका तब जबकि बिहार में इस तरह से वो उस तरह का नहीं दिखा है मोदी को, या उनकी जो अभी की रैली है उसको लेकर के उत्साह और वो रिसीव होना, तो कमी आपको ज्यादा यहाँ दिख रही है? नहीं, देखिए, विपक्ष वाला जो प्रसंग है, आज ये ललन सिंह तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा उपेंद्र जी ने काफी डिटेल आपको बताया। जदयू नहीं चाहती तो स्कूलों में छुट्टियां नहीं होती और स्कूल के मास्टरों को नहीं लगाया जाता, तो पूरी तैयारी के साथ एनडीए अपनी तैयारी करती है। अभी तक जो है विपक्ष ने ऐसा कोई शो नहीं किया है। राहुल जी का जो प्रोग्राम आता है यहाँ, वो कांग्रेस के लोग करते हैं, और कांग्रेस का फैक्शन भी जो है अलग अलग हिसाब से करता है, तो वो अपना एक सेटअप है, उसमें चीजें होती हैं। और दूसरा कोई बड़ा नेता बाहर का है नहीं जिसको लेकर के हम आप बात कर सकते हैं कि, लेकिन साझा प्रोग्राम का जो लेवल एनडीए का दिख रहा है वो कम से कम इनका नहीं। एक बात और जो विनय जी से आपने सवाल किया था कि डेवलपमेंट के आधार पर क्या वोट मिलेगा। एक भाजपा के एक विधायक मित्र ने मुझसे कहा, कई बार कहते हैं वो, कि जनता यदि इस पर वोट देती, डेवलपमेंट पे वोट देती, तो नीतीश जी की जगह बीजेपी क्यों जीतती, बीजेपी इधर इसके पटना के इर्द गिर्द। सबसे ज्यादा विकास तो नीतीश जी ने पटना के इर्द गिर्द किया है, और पटना से लेके पटना के इर्द गिर्द भाजपा का वर्चस्व है। जब अलग हुए तब भी मुंह की खाए वो, मूल तो उस प्रसंग में कह रहे हैं, बाकी तो साथ साथ लड़ते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट वाला है, लेकिन दो तीन चीजें हैं मनोरमा। एक तो मोदी जी जब चुनाव में उतरते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाते हैं वैसे, और दुखद यह है कि हमेशा ही कोई ना कोई चुनाव होता है। प्रधानमंत्री तो जब हैदराबाद के म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में भी पहुंचते हैं प्रचार करने, तो आप समझिए हमेशा ही प्रधानमंत्री नहीं रहते। इस मुहावरे से मैं बचना चाहता हूं कि वो इस प्रसंग में शैतान हो जाता है, ये मैं बचना चाहता हूँ। एक विज्ञापन आता है कि जब भूख लगती है, आप देखती होंगे वो कुछ है हंगर खाने के लिए, वो चॉकलेट का विज्ञापन, जब भूख लगती है तो वो शैतान में तब्दील हो जाता है और हो जाती है, कोई महिला है उसका ये करती है। तो मैं इससे बचना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि वो इंसान नहीं रह जाते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाते हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये जरूर कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो जब आप इस कीचड़ में उतरेंगे तो उसके बाद जो बाकी लोगों ने कहा वो उसको जवाब मिलेगा, और वो जवाब सच में यदि लालू जी होते तो लालू जी भी कुछ ना कुछ वैसा ही कहते जो ममता बनर्जी ने आज किया। ममता बनर्जी हालांकि शालीनता से कहा जो भी कहा है, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन बंगाल से जोड़ा। जब उनके सामने जोड़ा गया उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कहते नहीं है, अपने लोग, उनके लोग तमाम गालियां भी देते हैं संसद में जाके, वो कुछ बोलते नहीं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि सिंदूर तो पति देता है, ये कहा उन्होंने, तो आप अपनी पत्नी को दीजिए। अब देखिए, मैं मोदी जी को चेतावनी दूंगा और बीजेपी के लोगों को भी चेतावनी दूंगा। बिहार में तो अलबल कुछ चल जाएगा, हालांकि बिहार में ये नहीं चलने वाला, मैं अगला सेगमेंट में बोल रहा हूं अभी तुरंत।
लेकिन मैं वहां के लिए चेतावनी दूंगा, बिहार में, बंगाल में, असम में, यदि प्रतीकों में ही खेलना है ना, तो वहां महिलाओं का इलाका है। आप जानती हैं उसके बारे में पूरब में क्या क्या गीत गाए जाते हैं। उसको कहा जाता है मानस में है जादूगरनियों का इलाका है, काली भक्तों का भी इलाका है, सिंदूर खेला होता है वहां। तो ममता बनर्जी सिंदूर खेल जाएंगे उनसे, यदि वो ऐसा करेंगे। ममता बनर्जी बिना सिंदूर वाली महिला है ना, और उनके साथ जो बंगाल में सम्मान है, जिस तरह से एक फेमिनाइजेशन है बंगाल, आप सारे राज्यों की तुलना में बंगाल का आप नेचर देखिएगा, पॉलिटिक्स का तो अलग। तो यदि गलती से भी, अभी साल भर देर है, ममता बनर्जी ने, उन्हें कई चुनौतियां थी, उन्होंने कहा कि 1 to 1 कर लीजिए आके, हाँ बिल्कुल, आप आके संवाद कर लीजिए, आप टेलीप्रॉम्प्टर ही लेके आए, यहां तक बोल गई वो, आपको जो करना है कर लीजिए, आज चुनाव कर लीजिए आप। लेकिन ये नहीं, तो सिंदूर लेके वहां नहीं जा पाएंगे। यदि जाएंगे तो सावधान रहें, वहां मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, पहले भी मुश्किल हो चुकी है। लेकिन जब आप इन भावनात्मक मुद्दों के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसी के जवाब मिलेंगे। लोगों ने, आप हर बार चुनाव में जब जाते हैं तो ये सब चीजें आप कर जाते हैं। विपक्ष फिर भी शालीन है, बहुत हद तक शालीन है जवाब देने के। अब रही बात, एक दो बिंदुओं पर और कहना चाहूंगा। एक बात ये कि जो विपक्ष की तैयारी कितनी होगी। अभी तक तो मैंने कहा कि कोई अभी बड़ा आयोजन ऐसा नहीं है जो साथ मिलकर करने वाला। दूसरा, ये जितने सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, कहां थे मनमोहन सिंह कमजोर? मनमोहन सिंह ने उसी वक्त, उनकी सरकार ने 10 लोगों को मार गिराया और एक कसाब को निर्णय तक पहुंचा दिया। आप क्या, आप मारा यहां जा रहा है और गोली कहीं और दाग रहे हैं। तो जनता के बीच में ये बात यदि विपक्ष ले जाने में कायदे से सफल हो पाता है, एक बात कि अभी तक वो चारों नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने ये काम किया। क्यों हिमांशी नरवाल के पति को कोई 1.5 घंटे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसके जिम्मेवार कौन है? क्यों लगातार आधे घंटे तक गोलियां चली और एनकाउंटर नहीं हुआ, जैसा कि 2021? बल्कि संजीव जी, हिमांशी नरवाल 1.5 घंटे तक बैठी रही अपनी पति की, तो उसपे भाजपा के किसी की कितनी खराब टिप्पणी आई थी कि वो मर क्यों नहीं गई, वीरांगना नहीं। हाँ, ऐसी टिप्पणी आई थी। तो अब ये चीजें यदि ये लोग ले जाते हैं तो, लेकिन अब सबसे अंतिम बात मैं कह दूं कि बिहार चुनाव में ये कुछ गियर अप होगा नहीं। राष्ट्रवाद का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो ये तो करेंगे, ये तो लगातार करेंगे। जनता कितना रिसीव करेगी ये सवाल। जनता यहाँ 2-3 चीजों, देखिए, जब मुद्दा नहीं होगा, हटाने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लाने का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मुक्का मार रहे हैं जंगल राज पे, इनके सारे भाषणों में और तमाम चीजों में वो होता है। तो जब नहीं होगा तो बेसिक होगा कैलकुलेशन। जुलाई में जब हम लोग बात करेंगे तो हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को कौन सा सीट मिला, जीतन राम मांझी को कौन सा सीट मिला, सहनी किधर हैं, आईपी गुप्ता कहां हैं, किस सीट पर कितना किसको उतारा गया, एक। और दूसरा, विधानसभा चुनाव बहुत लोकलाइक, तो ये होगा। लेकिन तीसरी चीज, अंतिम चीज क्या होता है, हर चुनाव या जाति के समीकरण से जीतते हैं मनोरमा, लेकिन ये भी ये फैलाते हैं कि हमने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से जीता है। उनका परसेंटेज तो आप देखिए ना, परसेंटेज से बाहर केवल धारणाओं में मत बात करिए। और उसके बाद इनके इस नैरेटिव के साथ दूसरा विपक्ष भी लग जाता है कहने में। लेकिन कम से कम बिहार चुनाव में चूंकि सोशल जस्टिस के एजेंडे को लेकर लोग जा रहे हैं, तो देखना यह है कि जुलाई तक आकर के वो वाला स्पेस कितना खड़ा हो पाता है। मनोज जी, अब दूसरे दौर में बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास अब रह गया। संजीव जी, अगर हम टिप्पणियों को फ्लैश करने, बहुत सारी टिप्पणियां ना भी टिप्पणी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकाध कोई बोलना चाहे तो ठीक है, और आप कंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, और फ्लैश करते हैं, जो टिप्पणियां आई है सारी टिप्पणियां हम दिखा तो देते हैं कि मतलब जिन लोगों ने टिप्पणियां की, हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट ने, तो हम टिप्पणियों को पढ़ लेते हैं उनके साथ साथ, मतलब स्क्रीन पे आएगा तो लोग भी पढ़ेंगे। और खैर, देखिए, तो छोटी सी जैसे ड्राइंग मेमोयर को मैं, चूंकि भाषा अच्छा लिखते हैं, ये व्यंग्यात्मक भी लिखते हैं, तो आपके पास भाषा है। अभी देखिए, मोदी जी के बारे में हमने जो कहना था कह दिया, लेकिन थोड़ा सा तो ये यदि कौन होता है को कौन होते हैं कर दीजिएगा, तो हमको डिस्प्ले करने में सुविधा हो जाता है। कभी कभी गलती से डिस्प्ले हो जाता है, तो वो हमें भी सुविधा हो जाती है। और आप तो भाषा ठीक जानते हैं। संजय राउत, एक बार मैं
एक बार मैं उपेंद्र जी। भाई का चैनल देख रहा था, नीचे एक कमेंट लिखा मैंने, उनके इनके चैनल पे कोई भाजपा के भक्त बैठे हुए थे, मैंने एक लाइन में नीचे लिखा, कुछ ऐसे ही लिखा था, बिहार के कुछ चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो उपेंद्र भाई ने पढ़ दिया मेरा कमेंट। तो तब शायद उपेंद्र भाई से मेरा परिचय नहीं था, मैं एकदम से रैंडमली चैनल आ गया था, लाइव चल रहा था तो मैं देखने लग गया था। तो उन्होंने मुझे फट से काउंटर किया कि अरे आप किनका नाम ले रहे हैं, वो तो भाजपा के, पहले भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से ये लोग तो ऐसे ही ग्रसित रहते हैं, इसलिए ये तो मतलब भाजपा को लेकर के तो निगेटिव ही बोलेंगे ये। तो ये है असल में, उपेंद्र भाई को शायद याद होगा। प्रधानमंत्री जब पार्टी चुनाव के लिए यात्रा करते हैं तब खर्चा कौन देता है, भाजपा पार्टी या सरकार खर्च? मनोरमा, मैं चुनाव ड्राइंग मेमोर का जो स्टेटमेंट है वो ये दर्शाता है कि भाजपा को जो हिंदू रीति रिवाज है और जो परंपराएं हैं उसकी कितनी समझ है। जो सिंदूर देना जो है वो बिल्कुल ही अत्यंत धार्मिक और जो है निजी जो रिश्ते होते हैं उसमें दिया जाता है, कोई ही यूं ही कोई नहीं दे सकता। और जो सिंदूर खेला जो होता है वो भी एक खास मौके पर, खास मौके, और वो इसीलिए यशोदाबेन का मामला आ गया, इसीलिए ऐसी चीजें आ जाएंगी जब आप इस स्तर पे जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपसे सेना प्रमुख पूछ रहा है, एचएल पे उंगली उठा रहा है। मैं मनीष जी के पास एक सवाल लेके जाने और थोड़ी छोटी छोटी सी मैं लूंगी टिप्पणी इस पे, लेकिन मनीष जी से ये सवाल है कि आज जब वो बंगाल में बोल रहे थे अलीपुरद्वार में, तो मैं चैनलों को भी मतलब थोड़ा बहुत इधर किया, चैनलों पे पूरा बांग्लादेश पे फोकस था, बांग्लादेश पे, मतलब वो बांग्लादेश पहुंच गए थे। ये क्या था माजरा, मुझे समझ में नहीं आया। ये क्या है कि मतलब जब वो बंगाल में जाकर के अलीपुरद्वार में बोल रहे थे तो तमाम जो मीडिया के चैनल है वो बांग्लादेश पहुंचे हुए थे, बांग्लादेश के तमाम मसलों को हाईलाइट करते। बंगाल के बरक्स में बांग्लादेश को आगे करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये शकील अहमद कह रहे हैं तो हर चुनाव में जगह बांटते हैं, 1 मिनट पूरा एक नहीं करते, इसी बिहार में 100 लाख करोड़ का दावा 2015 आज तक 1 जी। अब बात करें मनीष। हाँ मनीष जी। नहीं, वो तो देखिए बेसिकली जब भी बंगाल में जाएंगे तो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के, और वो प्रश्न तो उनको अभी बंगाल में जाने का मतलब ही ये है, अभी भागवत ने जो बोला था कि वहाँ मुर्शिदाबाद और उसके साथ में हिंदुओं पर जो हो रहा है वो, जी, तो वो जो बंगाल को मुर्शिदाबाद से, अभी भागवत ने बोला था कि वहाँ हिंदू वहाँ लड़ रहे हैं हिंदू, वहाँ बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे हैं। भागवत ने अभी एक बयान था कि बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे हैं, यहाँ भी मैंने वो कहना चाहते हैं कि यहाँ भी लड़ना होगा। ये जो हिंदू राष्ट्र है इसमें जो प्राथमिक चीज है और सारी चीजें गौण है, मैंने वो जो भागवत साहब बोल रहे थे, हिंदू अब भाग नहीं रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, ये कहा लड़ रहे हैं। और वो उदाहरण दे रहे हैं कि वहां भी लड़ रहे हैं हिंदू, जहां वो बहुत संकट में है, बहुत अल्पसंख्यक हैं, बहुत संकट में वहां लड़ रहे हैं। यहाँ तो ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, वो बल्कि भारत के हिंदुओं को वो चिता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी कायरता क्यों है, तुम तो यहाँ बहुत बहुमत में हो, तुम्हारा राष्ट्र है, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा सत्ता है, तुम्हारी ताकत है, उसके बाद भी तुम जो है उतना हिंसक क्यों नहीं हो पा रहे हो, उतना ज्यादा और ज्यादा तुम जो है हमलावर क्यों नहीं हो रहे हो। वहां बांग्लादेश में जो बहुत पीड़ित हिंदू हैं वो लड़ रहे हैं, बांग्लादेश में भाग नहीं रहे हैं। और आप अपने देश में ही वो इसके जरिए एक कहना चाहते हैं कि ये अपने देश में ही ये जो सेकुलर राज क्यों बनने देना चाहते हो, ये वो जो नहीं कहते हुए बात कह रहे हैं कि यहाँ सेकुलर राज कैसे चल रहा है। मैं अघोषित तौर पे हिंदू राष्ट्र हो गया है, ये घोषित तौर पे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल के जरिए वो बांग्लादेश को अभी बहुत काम आने वाला है, आने वाले समय में बांग्लादेश अभी खास करके बंगाल में भारत में एक नैरेटिव करने के लिए, बंगाल में राजनीति के लिए, भारत में एक नैरेटिव के लिए, लेकिन बंगाल में पॉलिटिक्स के लिए, तत्कालिक जो है उनको राजनीतिक ताकत के लिए बांग्लादेश का आने वाले समय में और अभी इस्तेमाल होना है। चैनल पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं, मोदी जब बंगाल जाएंगे वो लोग बांग्लादेश जाएंगे। एक मनोरमा एक चुनौती है मैं दे रहा हूँ बीजेपी के लोगों को कि यदि आपको सिंदूर वाले अपने खेला पर इतना ही है तो आप बिना नीतीश जी के चुनाव लड़ लीजिए। आप में इतनी आपका तो सुनने नहीं जा रहा है, आप बस अपने कार्यकर्ताओं को 10-15% जो कार्यकर्ता हैं वो आपसे ये न पूछ लें कि नौकरी कहाँ, आपसे पूछ न लें
आप कहते हैं ना कि छोटी छोटी, देखिए वो कह रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, और छोटे उद्योग यहाँ लगातार सीमित होते चले गए, लघु उद्योग यहाँ मरते चले गए, नौकरियां नहीं है। इनके लोग भी है ना, वो तो सवाल पूछ ही सकते हैं, तो सवाल ना पूछ लें, इसलिए वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। बिना नीतीश यदि चुनाव लड़ ले, यदि उनमें ताकत है, तो हम समझ जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 4 बड़े उदाहरण हैं जिसने साबित किया है कि विकास से जीत नहीं मिलती है। सब लोग यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं, लालू प्रसाद यादव को बड़े विचारक, बड़े नेता मानते हैं, और लालू ने भी कहा था कि विकास से वोट नहीं मिलता। वाजपेयी भी नहीं जीते विकास करके, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं जीते, और 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जैसे भीख मांगा जाता है गिड़गिड़ा करके, वैसे मांगते चलते थे वोट कि मैंने विकास किया है तो मुझे वोट दीजिए। और 2014 को उस काल से जोड़िए कि तब तक बिहारी भी ये समझने लगा था कि बिहार का विकास हो सकता है, जिस तरह से नीतीश ने काम किया था, सीटें नहीं मिली थी। तो सिर्फ विकास पर वोट नहीं मिलता है। अगर अलग लड़ने की बात है तो अलग लड़के कांग्रेस और राजद भी देख ले, कहीं नहीं टिकेगी। दूसरी बात देखिए, विपक्ष निकम्मा है, वो वैचारिक रूप से शून्य है। उसके हाथ सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस ऑपरेशन सिंदूर में लगा था तो सीज फायर का कारण, आप भाजपाई भी विरोध में थे, इसलिए कि पहले ट्वीट किया था ट्रंप ने, उसके बाद आप सफाई देते रहिए कि ट्रंप कहीं नहीं है, ट्रंप ने भी कहा कि हम नहीं है, लेकिन ट्रंप ने पहले ट्वीट किया कि सीज फायर हुआ और तब दोनों ने कहा, ये तो प्रमाणित सत्य था। लेकिन इसको लेके कांग्रेस नहीं उड़ी। कांग्रेस लेके क्या आई, राहुल गांधी का वर्दी में चुनाव, सैनिक वर्दी में वीडियो क्लिप, अरे नरेंद्र तुमको रुकना नहीं था रे नरेंद्र, इंदिरा गांधी और उसका मीम बना के जारी करती है। राहुल गांधी कौन सा युद्ध लड़ने गए थे कि सेना की वर्दी में थे? अच्छा, राहुल गांधी का वीडियो आया, तुम तड़ाक मोदी को। तो ये जो विपक्ष है ना, ये नफरत करता है प्रधानमंत्री से, को हटाना या देश बदलना इसका एजेंडा नहीं है। विपक्ष का सिर्फ एजेंडा है दिन रात गाली बको। और नरेंद्र मोदी, राजनीति के स्तर की बात होती है तो नरेंद्र मोदी को सबसे पहले टारगेट किसने किया? नरपिशाच, गले लगाया था संसद मौत में। का सौदागर, नहीं मौत का सौदागर, नरपिशाच, हत्यारा, रक्त पिपासु, वो सीएम थे, याद करिए। तो नीचता की हद वहीं तोड़ दी गई थी। और ये लालू, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भले मानस नहीं है। नहीं उपेंद्र जी, इसमें वही बात है कि कांग्रेस के पास जो प्रॉब्लम है कि कांग्रेस, कई बार क्या होता है जब आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं ना, तो जिससे आप लड़ते हैं उसी को कॉपी करते हैं। तो कांग्रेस के साथ यही समस्या है। उसकी जो नई टीम, उसको मौका दे रहे हैं, उसको मौका दे रही है कांग्रेस। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे इस पे, जल्दी से काउंटर। मैं सवाल दूसरी तरफ, लेकिन चूंकि यहाँ पे बात आ गई, छोटी सी बात, अनम्यूट करिए मनीष जी, अनम्यूट करिए। छोटी सी बात, छोटी सी अंत में नहीं, कभी कभी से विस्तार में बात हो गई, लेकिन ये कांग्रेस को लेकर के ये जो धारणा है, हमको लगता है फाल्स धारणा है। और वो बल्कि कम बोला कांग्रेस ने, जब वो गुजरात नरसंहार हो चुका था और वो दुनिया भर में इसके लिए चर्चित हो चुके थे, तो बल्कि कम बोला, मेरा ये कहना है कि और जितना उसको ताकतवर तरीके से उसका देश में ले जाना चाहिए था, वो कम ले गए लोग। मैं उसको बिल्कुल ऐसे नहीं, बचाए रखा मनीष जी, बचाए रखा। सीबीआई मेरा ये वही मैं कह रहा हूँ कि कम बोला, कम पहलकदमी ली जी, कम पहलकदमी ली, कम बोला और बचा के रखा। तो ये हमको लगता है कि फाल्स धारणा ये पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल मानने लायक बात नहीं। बल्कि मेरा ये कहना है कि अभी भी कांग्रेस कम बोल रही है जितना टारगेट करना चाहिए। मैं तो इस युद्ध काल में भी देखा, अंधराष्ट्रवाद का असर मैं देख रहा हूँ कि जहां नहीं समर्थन करना चाहिए वहां भी समर्थन कर दे रहे हैं। तो मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, वो कंटिन्यूअस है। मैं उसको इस रूप में ही देख रहा हूँ। आज के डिबेट से भी मैं जोड़ रहा हूँ कि सीज फायर के बाद बिल्कुल अपने को अलग कर लेना चाहिए था। उसके बावजूद भी कांग्रेस, अभी देश, अंधराष्ट्रवाद का असर है कि अभी भी देश देश किए जा रहा था। बीजेपी मोदी जी बीजेपी कर रहे थे और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उसी रास्ते पे। तो मुझको लगता है कि गलत धारणा है कांग्रेस के बारे में। बहुत ही जब लगातार मोदी जी जीत रहे थे गुजरात में, तब कांग्रेस क्या कर रही थी कि वहां की जनता ही मूर्ख है, चलिए जो जिता रही है।
ठीक है, तो वो अलग बात आपको है। जिताने वाली जनता काबिल है और भाजपा को जिताने वाली जनता मूर्ख है। ऐसा थोड़ी चलता है लोकतंत्र में। उपेंद्र जी वो अलग बात है। चलिए साकेब से आखिरी टिप्पणी ले रहे हैं हम इस पूरी चर्चा में। जो बिहार में अभी लग रहा है कि जेडीयू और भाजपा दोनों ही कॉन्फिडेंस, दोनों का ही कॉन्फिडेंस डावाडोल है, एक दूसरे का साथ कर रहे हैं। वो भाजपा को उनके सारे मुद्दों में भले वैचारिक रूप से उनसे सहमत हो ना सहमत हो, उनका साथ दे रही है, और भाजपा भी जितना भी उड़ रही है जेडीयू के भरोसे अकेले, जैसे कि चर्चा में भी बोला आप लोगों ने कि अकेले अगर है तो वो बात करके दिखा। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जो है भाजपा का क्या बन रहा है, चुनाव तक आते आते जो भी है, मतलब बिहार में आप किस तरह से उसको आगे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, उसकी ताकत को, उसकी जो सीट लाने की क्षमता को, या उसकी जीत और इन तमाम चीजों को? उपेंद्र भाई को बस 4 लाइन बोल देता हूं, उसके बाद फिर मैं टिप्पणी करूंगा। उपेंद्र भाई, जो कहते हैं इस आंधी में हमसे पर ना तौला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लबना खोला जाएगा, उनसे कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक बस कातिल ही बोला जाएगा। तो इसलिए इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। बाकी मनोरमा जी की टिप्पणी है, उसको मैं थोड़ा सा समाप्त कर देता हूं। देखिए बिहार में अगर हम बिहार के टेक्स्ट में बात करें विपक्ष को लेकर के, देखिए विपक्ष में शून्यता तो है। विपक्ष को जिस तरह से मुद्दे को उठाना चाहिए, और ये मनीष भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो है, जो विपक्ष ने अंध राष्ट्रवाद की का जो इनका एक वो है नैरेटिव है, उसमें जो इनकी सहभागिता है विपक्ष की, उसको लेकर के अब थोड़ा सा कमी आनी चाहिए। अब विपक्ष को आक्रामक होकर के इनसे सवाल करना चाहिए कि भाई वो लोग कहाँ हैं। पहलगाम में सुरक्षा की चूक हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? एलजी की जिम्मेदारी थी, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और वो लोग कहाँ हैं जिनका स्केच जारी किया गया था? वो इतनी आसानी से वो कोई 9mm का पिस्टल लेकर के तो आए नहीं थे, वो AK-47 और मशीन गन लेकर के आए थे। इतना भारी भरकम हथियार लेके आधा घंटा उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो चले गए। दूसरा सवाल ये है कि एक के बाद एक भाजपा के बदजबान नेता जो है वो सेना से लेकर के जो है, जो शहीद होने वालों का परिवार है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, उनको डिमीन कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी, उस पर मोदी जी कार्रवाई कब करेंगे, उस पर लवकुशाई कब करेंगे, इस पर विपक्ष को अब सवाल करना चाहिए था। दूसरा एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने तो अब बाकायदा, देखिए अब ट्रंप की बात को काउंटर कभी भी आज तक मोदी जी ने नहीं किया है कि भाई उन्होंने सीज फायर नहीं करा, सूत्रों के हवाले से बस चलता है। और अब तो ट्रंप ने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दे दिया है कि हमने जो है वो सीज फायर कराया है टैरिफ वॉर को मतलब इसको ये करने के लिए है। तो आप सोचिए, ये हम सीज फायर आपत्ति नहीं है, पर उन्होंने जो कहा कि हमने ट्रेड की धमकी दे करके करवाई है, एग्जैक्टली वो आपत्ति वाली बात। और अब विपक्ष का जो प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है पूरे देश में घूम रहा है। आप देखिए विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के देशों में रिस्पांस कितना मिल रहा है। वो किससे मिल रहे हैं? वो इंडियन डायस्पोरा पे जाके बात कर रहे हैं, वो अपने ही दूतावास में बात कर रहे हैं, उनको कोई विदेशी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। आप वाशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, अल जजीरा देख लीजिए, डॉन देख लीजिए, ट्रिब्यून देख लीजिए, दुनिया भर का कोई अखबार आप उठा करके देख लीजिए, वो जिस भी देश में जा रहे हैं वहां का स्थानीय अखबार भी उनको कवरेज नहीं दे रहा है। और वहां यहाँ जो खबरें आ रही है वो ANI के माध्यम से आ रही है। अब ANI के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उसमें जो हमारे जैसे आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं वो भी उस खबर को चलाने से डर रहे हैं कि कहीं फिर वो एक्सटॉर्शन वाला मामला आ जाएगा, 42 लाख रुपए का नोटिस भेज देगा ANI, जैसा अभी उस यूट्यूबर लड़के के साथ हुआ है। ANI ने आप ANI का नाम लेते हैं तो मनोरमा को बहुत दर्द होता है। उनकी मालकिन और ये दोनों साथ में पत्रकारिता कर चुके हैं। मालकिन तो नहीं है, ऊपर से मेरा पैसा बचाने वालों में से मनोरमा जी, मैं माफी चाहता हूँ मनोरमा जी से, आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। लेकिन जो अभी जो सामने सूचना आई है वो बड़ी चौंकाने वाली सूचना है। मैं तो जानती हूँ कि काम करने में कैसे टेप्स लगातार एक ही फुटेज निकाल करके और पाकिस्तान और आप देखिए, और पत्रकारिता का आपकी मालकिन थी, ये मान के माफी मांग रहे हैं आपसे। और पत्रकारिता का पतन देखिए, इससे आगे क्या होगा मनीष भाई, कि वो दूरदर्शन में अशोक श्रीवास्तव नाम का जो एडिटर है वो चलाता है देश के गद्दार कौन, और उसके थंबनेल में खड़गे साहब का फोटो लगाता है। खड़गे साहब का फोटो है, मौलाना अरशद मदनी का फोटो है। वो मौलाना अरशद मदनी जिनके पिता महमूदुल हसन मदनी जो शेखुल हिंद के नाम से जाने जाते हैं,
स्वाधीनता आंदोलन में उनका एक बड़ा योगदान है उस पूरी संस्था का, जमीयत उलमा का। तो ये पत्रकारिता का स्तर हो गया है। विपक्ष के पास देखिए मुद्दों की कमी नहीं है विपक्ष के पास, बशर्ते मुद्दों को ऑर्गेनाइज तरीके से विपक्ष को उठाना चाहिए। जैसे अभी संजीव भाई कह रहे थे कि कांग्रेस कोई प्रोग्राम करती है तो कांग्रेस का इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है, जबकि भाजपा कोई प्रोग्राम करती है तो वो भाजपा के लिए जदयू फील्डिंग करती है, जदयू के लोग भी लग जाते हैं। ये जो भाव है, ये जो गेस्चर है, ये महागठबंधन की साइड से नहीं दिखता है। तेजस्वी का प्रोग्राम होता है तो वो इंडिविजुअल दिखता है कि तेजस्वी जी का प्रोग्राम है। अभी मुजफ्फरपुर में तेजस्वी जी ने अति पिछड़ा समाज के काफी सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की थी। क्या ही होता अगर उसमें राजेश राम भी बैठ जाते? हालांकि आज जो एयरपोर्ट पर हुआ है उसमें जदयू का की तरफ से इकलौते नीतीश कुमार खड़े हुए थे। न ललन सिंह है, संजय झा तो खैर बाहर ही है, ललन सिंह भी नहीं थे, न अशोक चौधरी थे, न विजय चौधरी थे, दोनों डिप्टी सीएम थे जदयू की तरफ। ललन सिंह कल वाले प्रोग्राम की तैयारी में है, वहां होंगे। हाँ, नीतीश हो गए तो और कौन होगा? जी बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं। ये विपक्ष को बिहार में देखिए, बिहार में विपक्ष को मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत तरीके से विपक्ष को मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। और अभी देखिएगा चुनाव आते आते गंगा जमुना सतलज में बहुत पानी बह जाएगा। इनका सिंदूर वाला जो ये है, जो संजीव भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और इन्होंने जो चेतावनी दी है, मैं तो बिहार के इसमें संदर्भ में भी इसको समझता हूँ कि अगर ये मतलब किसी सरफिरी महिला के हाथे ये चढ़ गए तो रेपटा खा जाएंगे ये। सिंदूर चैनल पे चेतावनी भी बहुत दे रहे हैं, 2-2 बार चेतावनी दी है आज के डिबेट चलिए ठीक है, चलिए तो संजीव जी उपेंद्र भाई आपका नंबर संजीव भाई से लेके आपको फोन करूंगा मैं। चेतावनी दे रहे हैं, चैनल पे खड़ा है, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। संजीव जी चलते चलते क्या मुद्दे फिर फोकस में आ जाएंगे? सबसे बड़ी चेतावनी ये है, ये स्त्री काल की तरफ से मोदी को, कि आप मगध साहबाद को जोड़ करके विक्रमगंज आ रहे हैं। लगभग आधी सीटें मगध साहबाद में हैं। आप लगभग 0 की स्थिति है 2020 के चुनाव में। अब कितना लाभ पाते हैं ये कल की रैली बता देगा। लोकसभा में भी उपेंद्र भाई रैली क्या बताएगा? उपेंद्र भाई बताएगा जुलाई अगस्त में सीटों का कैलकुलेशन। उपेंद्र भाई लोकसभा चुनाव में भी आरा हार गए, बक्सर हार गए। हाँ लोकसभा चुनाव में भी जी। उसमें माले का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, माले का फैक्टर बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल। शाहबाद में देखिए उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, उनको कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, माले के कौन लोग उनसे टकराएंगे। कुशवाहा बेस माले का भी है, कुशवाहा के बीच में आरजेडी ने भी काम किया है। जुलाई अगस्त में हम लोग ये सब बात कर रहे होंगे, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर भूल चुके होंगे। आज की बात को नोट करके रखें। बिल्कुल संजीव भाई से अंततः जाती है, बाकी कुछ नहीं है चुनाव। इसके अलावा सिंदूर जो है ये सिंदूर जल्दी बंटवा दे रहे हैं। ये सिंदूर वाला वो इसलिए बंटवा रहे हैं, ये बेवकूफ लोग नहीं है, वो इसलिए बंटवा रहे हैं कि इनको अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ काम देना है ना। बिल्कुल, तो वो देंगे। नहीं तो सिंदूर इनकी रगों में है तो उनको गर्म रखना पड़ेगा। और मतलब लहू, ये तो आप इतना बड़ा टास्क दे रही हैं, इतना बड़ा, मतलब आप मोदी जी को शतम जीवित हम लोग हमेशा कल्पना करते हैं 100 साल जिए, सिंदूर आप इतना उबाल देंगे इस शरीर में। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि सिंदूर बांटने के क्रम में अगर लत्तम जुत्तम और पिटाई हो जाए तो चुनाव तक भूलने की स्थिति बन जाए, ये भी तो सोच हो सकती है। गरम रखना पड़ेगा रगों में उसको बारूद की तरह। महिलाएं देखिए, सिंदूर महिलाएं देने जा सकती हैं, महिलाएं जैसे गोतनी देती है, जैसे ये नंदे देती हैं, शादीशुदा नंदे देती हैं, सिंदूर दिया जाता है। लेकिन यदि एक और ननद जो मोदी नहीं, लेकिन एक और ननद जो मोदी जी को राखी बांधती है। संजीव जी सुनिए, महिलाएं आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती रहती हैं, ठीक है। एक ही सिंदूर अगर किसी को लगाया जाता है तो नियम होता है कि दूसरी महिला वो भी उसी से उनको जवाब में सिंदूर लगाए। लेकिन नहीं, सिंदूर का प्रतीक पूरा सुन लीजिए, सिंदूर का पूरा। अब भाजपा वाले महिलाओं को भेजेंगे, आप लोग इतनी चुनौती दे दिए हैं, चैलेंज धमका दिए हैं, डरा दिए हैं, क्या भाजपा वाले पुरुष को नहीं भेजेंगे, महिलाओं को भेजेंगे? तो ये स्त्री काल को क्रेडिट जाना चाहिए। नहीं, लेकिन उपेंद्र जी, इसमें दूसरी चीज है, वो ये है कि सिंदूर लेकर के कहीं ममता बन, क्योंकि वो राखी बांधती रही हैं, आपको पता है ना, मोदी जी को वो राखी बांधती है। हाँ, और हर साल राखी पे उनको गिफ्ट भेजती है। तो कहीं अपनी भाभी का ख्याल ममता बनर्जी ने गाजे बाजे के साथ कर लिया और बंगाल से गुजरात
इसीलिए मैं कह रहा हूँ के खेल में भाजपा के मित्रों से मेरा आग्रह है कि मत मत उसमें पड़िए। जी ठीक है, यानी कि चलिए अभी वक्त है और देखते हैं मोदी कल क्या बोलते हैं, कल किस तरह से उनको रिसीव किया जाता है, इस पर हमारी नजर है कि संभवतः कल हम उस पर बात भी करें। और विपक्ष के पास ये मौका है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको फोकस में लाया जाए और पहलगाम से जुड़े जो तमाम सवाल हैं जिसको जानबूझकर रणनीतिक रूप से एक रणनीति के तहत मोदी छिपा रहे हैं, टाल रहे हैं, उस पर लिपापोती की जा रही, उनको केंद्र में लाया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 6 पैनलिस्ट थे उन सबका बहुत शुक्रिया और साथ में आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। कल फिर हम मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे